90.4 जो दीवानी ट्यून इन करा है आपने। और दोस्तों, आज के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कि आप ऐसा बोलिए, ऐसे शब्दों का चयन कीजिए अपनी बोली में कि आपको तो मधुरता और शीतलता मिले ही, साथ ही जो सुन रहा है वो भी शीतल यानी कि चिल हो जाए। इसी प्यारे से थॉट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। और आज के शो में हमारे साथ होंगे डॉक्टर राहुल शर्मा जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कोरोना के बारे में। जिस तरीके की मेंटेलिटी आजकल हम लोगों की देख रहे हैं, मार्केट में लोग बिल्कुल फुल फ्लैश नजर आ रहे हैं। किसी ने मास्क लगा रखा है, किसी ने नहीं भी लगा रखा। तो इस तरीके की जो मेंटेलिटी हो गई है, लोग जो कैजुअल हो गए हैं, उसी एटीट्यूड के बारे में बातचीत होगी डॉक्टर राहुल शर्मा से। साथ ही विपुल टांग की आवाज में सुनेंगे दिलखुश नगमे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफर और सुनते हैं शो की शुरुआत में विपुल टांग से ये बेहतरीन नगमा। सुनते रहिए 90.4 FM ज्योतिवानी मनीषा के साथ। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है। खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं। जागी उमंगे हैं, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान, होंठों पे नगमे हैं, आंखों में सपने, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं। जब कोई आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसे उसे पाया था। प्यारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में दूल्हा, कोई फूल खिला हो जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा हो रोशन रोशन। आंखों में सपनों के सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है। लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कोई चांद की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई चुप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौल से पास बुलाए। कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलता है दिल और आरज़ू पाती है कैसे मंजिल, और कैसे उतरता है चांद ज़मीं पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस यहीं पर। उसने बुलाया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था। जन्मों के बंधन, जन्मों के रिश्ते, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते। कानों में मेरे जैसे शहद सा घुलने लगा, ख्वाबों के दर जैसे आंखों में खिलने लगे। ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगीन थी, ख्वाबों की दुनिया जो कहनों की थी पर कहीं भी नहीं थी। ख्वाब जो टूटे मेरे होश जो आया, मुझे मैंने देखा मैंने जाना, वो जो कभी आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा। ना तो कोई अरमा है, ना कोई तमन्ना, ना ही कोई सपना। अब जो मेरे दिन है, अब जो मेरी रातें हैं, उनमें सिर्फ आंसू है, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें और फरियादें। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। 90.4 ज्योतिवानी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों, आज हमारे साथ शो में है डॉक्टर राहुल शर्मा, मेडिकल ऑफिसर एट वेदांता हॉस्पिटल जयपुर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करना चाहेंगे कोरोना के बारे में। एक लंबा समय हो गया है जब हम इस बीमारी के साथ में जूझ रहे हैं, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि लोगों का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज हो गया है इस बीमारी के लिए। लोग घरों से बाहर निकल गए, कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये कोरोना है जी, वो स्टार्टिंग में जो फैल रहा था, रेट जो थी वो काफी धीरे थी। उस टाइम पे अपन बहुत ज्यादा अवेयर थे इस चीज के लिए जी। और आज का टाइम ऐसा है कि लोग बहुत कैजुअल हो गए हैं। उनको लग रहा है कि कोरोना लॉकडाउन बंद खुल गया है तो कोरोना भी खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज पेशेंट काफी ज्यादा आ रहे हैं। अगर अपन देखें तो आज के दिन में 50,000 से ऊपर पेशेंट पर डे आ रहे हैं जी, जो कि सही नहीं है। और इस वक्त कोरोना एक महामारी की तरह घूम रहा है, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है और हम इतने कैजुअल हो गए हैं कि हम बिल्कुल इसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, बहुत लापरवाही कर रहे हैं।
जी। तो ये चीज अपन को थोड़ी ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे चल के ये बहुत दिक्कत देगा। हम्म। कोरोना से मरना ही एक ये चीज नहीं है कि कोरोना से पेशेंट जूझेगा तो मर जाएगा। कोरोना अगर हो गया तो उसके बाद उसके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, उसको आगे चल के जिंदगी में सांस में दिक्कत आ सकती है। जी। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। लोग बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए हैं, जो कि सही नहीं है। इस वक्त आपको बाहर निकलना है, आप मास्क लगा के निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, क्योंकि सरकार चिल्ला चिल्ला के आपको बता रही है कि ये सब करना चाहिए, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है। जी डॉक्टर साहब, तो दोस्तों जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा जी हैं, जो कि कह रहे हैं कि सरकार चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रही है, डॉक्टर्स चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहे हैं, तो इस तरीके का कैजुअल एटीट्यूड बिल्कुल भी मत रखिए। अपना मास्क हमेशा लगा के रखिए घर के बाहर है तो, और साथ ही सैनिटाइज अपने हाथों को बार बार करते रहिए। डॉक्टर साहब, सैनिटाइजर की बात यहाँ पे मैंने कही है, तो ऐसा भी देखने के लिए आ रहा है कि लोग जो सैनिटाइजर यूज में ले रहे हैं वो उनकी स्किन को अफेक्ट कर रहा है। तो कितना सैनिटाइजर हमें यूज में लेना चाहिए, दिन में कितनी बार, या किस तरीके का सैनिटाइजर हो? मनीषा जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखो सैनिटाइजर का ऐसा है कि 70% बेस्ड अल्कोहल जो सैनिटाइजर होता है अपन को वो यूज करना है जी। लेकिन वो सैनिटाइजर से आपकी स्किन भी खराब होती है, ओवर सेंसिटिव होती है, प्लस उससे आपकी इम्यूनिटी भी वीक होती है थोड़ी भी। ओके। है ना? तो उस चीज को अपन अवॉइड करके अगर अपन साबुन से हाथ धोएं तो वो ज्यादा फायदेमंद है। जी। सैनिटाइजर बेसिकली यूज आते हैं हॉस्पिटल्स में, किसी पब्लिक एरिया में जो बंदा बैठा है पब्लिक सर्विसेज में, उनको जरूरी है, क्योंकि वो बार बार जाके हाथ नहीं धो सकते। लेकिन अगर आप घर पे हैं या फिर आपके ऑफिस में हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अपने बाथरूम में जाके 15 से 20 सेकेंड तक अपने हाथ धो सकते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सैनिटाइजर का यूज कम करें और उसको ज्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि दोनों चीज बराबर काम कर रही है, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं दे रही है। सैनिटाइजर आगे चल के आपको नुकसान भी देगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक ये लोगों की मेंटेलिटी हो गई है कि सैनिटाइजर भर भर के यूज में ले रहे हैं, बिल्कुल जैसे पानी हो सैनिटाइजर। वो बहुत गलत चीज है, क्योंकि सैनिटाइजर बेसिकली यूज आता है बैक्टीरिया को मारने के लिए जो आपके हाथों में है। और वो अपन एक बार यूज कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, दिन में 4 बार कर लीजिए, बस इससे ज्यादा ना कीजिए। क्योंकि हॉस्पिटल्स में अपन यूज करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को जरूरत है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके के पेशेंट्स देखते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया के पास से निकलते हैं, तो वहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है इन चीजों की, वहाँ हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन आप बेसिक लाइफ में आपके इनको यूज करेंगे तो फिर वो नुकसान देंगे आपको। ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रख के करना है। डॉक्टर साहब, ये देखने के लिए आ रहा है कि लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो एकदम से पैनिक हो जाते हैं। अखबारों में भी हमने पढ़ा कि उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आने से पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस तरीके से जो लोग पैनिक हो रहे हैं, तो बाकी के जो लोग हैं जो कि अपना टेस्ट करवा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पैनिक ना हो। जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। जी। इसमें ये है कि अगर आज फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोरोना हो जाता है, तो मैं एक कमरे में बंद हो जाऊंगा और फिर मैं घबराता रहूंगा कि यार मेरे को कोरोना हो गया है, मेरे को ये दिक्कत हो गई है, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरी फैमिली मेरे को नहीं एक्सेप्ट करेगी। ये जो चीजें हैं ये आपके दिमाग में नेगेटिव मेंटेलिटी लाती है। जी। और ये जो नेगेटिव मेंटेलिटी है ये लीड टू आपकी इम्यूनिटी को वीक करती है। बिल्कुल। तो जो आपने जैसे सुना होगा अभी कि कोरोना से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा काम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी आ रही है, और हम उसी इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। जी। जो चीज सही नहीं है अपने शरीर के लिए, अपन कोरोना को और चांस दे रहे हैं। तो कोरोना से डरना नहीं है, नॉर्मल फ्लू है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है। अपन को साल में 2 बार 3 बार जुकाम होती है, तो जुकाम बुखार होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। अपना शरीर इसके लिए पूरी तरह से वो लड़ सकता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहें तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से कोरोना ज्यादा इफेक्टिव है। अगर अब भी देखा जाए तो कोरोना की डेथ रेट जो है 1 से 2% केवल डेथ रेट है। जी। ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए, ये WHO की गाइडलाइन में लिखा हुआ है।
और अगर हम टीबी की डेथ रेट देखें तो टीबी की डेथ रेट 7 to 8% है जी। दैट मीन्स कोरोना से 5 से 7% ज्यादा डेथ रेट टीबी की है। लेकिन हम उससे नहीं घबरा रहे हैं जी। तो हमको कोरोना से भी नहीं घबराना है। अगर नहीं घबराएंगे, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी तो हम आगे ठीक भी हो जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। डरे नहीं, इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट रहेगी आपकी। जी जी। एक ये बात जानना चाहेंगे हम, जो लोग कोरोना से लड़कर जीतकर वापस अपने घर पहुंच चुके हैं, लोग उनसे एक अजीब तरीके का बिहेव कर रहे हैं। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, कोई उन्हें देखना नहीं चाहता, उनके ऑफिस वाले भी उन्हें जो है बहुत ज्यादा अवॉइड करने लगे हैं। तो जो लोगों का माइंडसेट हो गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये बहुत गलत चीज हो रही है। अभी ये जो महामारी का वक्त है, इसमें हम सबको साथ रह के चलना है जी। एक साथ मिल के चलना है। हम अगर ऐसे बाइकआउट करेंगे उनको तो काम नहीं चलेगा। देखिए, ये कोरोना बीमारी जो है ये छूने से नहीं फैलती है जी, ये फैलती है सांसों से, ड्रॉपलेट से। तो मास्क लगा के रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो पेशेंट ठीक हो गए उनके अंदर कोरोना नहीं है, तभी उनको बाहर निकलने दिया गया है। नहीं तो उनको अंदर ही बंद रखा था क्वारंटीन में। 14 दिन का टाइम पीरियड है, 14 दिन का लाइफ स्पैन है इसका कोरोना का। 14 दिन बाद ये वायरस अपने आप खत्म हो जाता है। तो उसके बाद वो नॉर्मल इंसान है, जैसे आप है वैसे वो है। तो इनसे थोड़ा छूट करेगी, बिहेव ना करें, उनको बाइकआउट ना करें, क्योंकि इससे उनकी भी मेंटलिटी कमजोर होती है और आपकी भी कमजोर होती है और दोनों की इम्यूनिटी वीक होती है जी। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमको साथ लेके चलना है। साथ रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो बिल्कुल बीमार पड़ जाएंगे। सही कहा आपने। किस तरीके का भोजन हमारा होना चाहिए कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो लड़ सके इस बीमारी से? जी, देखिए, भोजन में सबसे अच्छी चीज अपने होता है वाटर। जो पानी जो होता है वो अपने शरीर में 70 to 80% पानी है जी। तो पानी से अपनी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट होती है। पानी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो जितना हो सके उतना पानी पीना है दिन में। अपन नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल पानी से बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गए, मौसमी हो गई, इनके जूस अपन ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, विटामिन सी इनमें मिलता है जी। विटामिन डी अपन को लेना चाहिए, धूप में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, ताकि अपनी बॉडी को विटामिन डी मिले। ये सब जो विटामिन से या अपनी बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, जिससे अपन को कोरोना से लड़ने का फायदा होगा। और स्वस्थ खाना खाएं, पार्ट में खाएं, एक साथ ना खाएं। जितना भी खाना आप एक बार में खाते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, ताकि बॉडी को प्रॉपर टाइम पे आपके एनर्जी मिलती रहे, जिससे उसकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे जी। ये थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आपको कोरोना से कोई खतरा नहीं। डॉक्टर साहब, एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत परेशान हो गए हैं अब घरों में। वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलकर चिड़िया देखना चाहते हैं, पेड़ देखना चाहते हैं, अपने झूले वापस देखना चाहते हैं गार्डन के। तो क्या किया जाए? क्या उन्हें मास्क लगा के बाहर ले जाया जा सकता है, सैनिटाइज उनके हाथों को करके फिर इन्हें ये सब चीजें खेलने को दे सकते हैं, या अभी घर में ही रखा जाए? देखिए, अभी की जो कंडीशन है बाहर की, उस हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगा कि बच्चों को बाहर ले जाया जाए। बच्चों को, बड़े जो 60 से अबव एज के जो लोग हैं उनको बाहर ना ही जाने दिया जाए तो वो ज्यादा सेफ है जी। लेकिन अगर बच्चे नहीं मान रहे तो आपको उनको मास्क लगा के प्रॉपर हाथ में ग्लव्स पहना के तब खेलने के लिए भेजा जाए। और आप साथ में जाएं उनके, ताकि देखते रहें कि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहे। हाथ मेनली हाथ, नाक, आंख, मुंह पे नहीं लगाना है। तो बच्चों को ये आप ब्रीफ करें कि भाई ये काम नहीं करना है आपको, मास्क नहीं उतारना है आपको, तब तो हम आपको बाहर जाने देंगे, अदरवाइज हम नहीं जाने देंगे जी। तो इस तरीके की अगर आप काउंसलिंग करेंगे बच्चे की, तो बच्चा भी इस कंडीशन को थोड़ा सा समझेगा। मैं मानता हूँ कि बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे बाहर जाने के लिए जिद करते हैं, तो उस कंडीशन में अपन ये कर सकते हैं। उसके बाद से जैसे ही वो बच्चा घर पे आता है वापस, उसको आते ही सबसे पहले नहलाना है, नहला के और फिर ढंग से पहुंच के और फिर घर के अंदर आना है जी। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी अपन को ध्यान रखनी है। बच्चों के हाथ में ग्लव्स
जरूर पहनाएं, दस्ताने जरूर पहनाएं। उससे क्या है, बच्चा कोई भी चीज छुएगा तो वो उसकी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी। दूसरा, फिर वो बच्चे अगर हाथ में ग्लव्स होते हैं तो हम भी जनरली अपने नाक को, आंख को नहीं छूते हैं ग्लव्स से जी। अपना जो बेयर हाथ होता है, बेयर हैंड होते हैं, उनसे अपन जल्दी से अपन नाक को, आंख को टच कर लेते हैं, लेकिन ग्लव्स से नहीं करते। तो यही कंडीशन बच्चों के साथ है, बच्चे भी वो फॉलो करेंगे थोड़ा सा, तो इससे थोड़ा सा बचाव हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपसे हमें प्राप्त हो रही है। अंत में कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। जी, मेरी तरफ से यही मैसेज है कि देखिए, घबराना नहीं है किसी चीज से। ये भी नॉर्मल बीमारी है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बीमारी में अपन को सावधानी पूरी रखनी है, अपने हाथ धोते रहना है, मास्क नहीं उतारना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। ये जो चीजें अपने पिछले 6 महीने से, 4-5 महीने से अपन को गवर्नमेंट भी बोल रही है, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, अपन सुनते आ रहे हैं जी। ये चीजें एक्चुअली में जरूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। किसी से भेदभाव ना करें, सब एक जैसे हैं, एक समान है। आज आपको कोरोना हुआ है, कल मेरे को हो सकता है, परसों किसी और को हो सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन बात वो है कि हम उससे बाहर कैसे निकले, वो हमको सोचना है। जी बिल्कुल। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो से जुड़े, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। धन्यवाद मनीषा जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी हुई हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। 90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप, और दोस्तों आप हैं मनीषा के साथ। कल की झमाझम बारिश देखने के बाद आज एक कविता आपको सुनाने का मन कर रहा है, और इस कविता का टाइटल भी कविता है। कविता कुछ यूं है। जी लूं थोड़ा और ए दिल, बोल दो जिंदगी को, ठहर जाए कुछ दिन। खुशनुमा हुआ है मौसम, भीनी भीनी महक है हवाओं में, जैसे इत्र घुला हो, फैला दूं बाहें अपनी। ऐ दिल बोल दो हवाओं को, समा जाए मुझ में। खुशनुमा हुआ है मौसम, गुलाबों सी रंगत है आजकल मेरे आंगन में, जैसे गुनगुनाया गुलशन हो। ऐ दिल
बोल दो कांटों को छुप जाए जाके फूलों में, खुशनुमा हुआ है मौसम। बूंद बूंद खनकी है फुआरों में और सरगमी रिदम हो, झूम उठी हूँ मैं ए दिल, बोल दो फुआरों से बरस जाए तन पर मेरे, खुशनुमा हुआ है मौसम। 90.4 FM ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ, और अब बारी है एक प्यारे से गाने की। सुनते रहिए 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम मुझे से शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का लाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। आप सुन रहे हैं 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रही थी कि हम बात करेंगे आज के शो में करियर इन मेडिकल फील्ड की। तो इस फील्ड में आप डॉक्टर तो बन ही सकते हैं, इसके अलावा और भी कई विकल्प हैं जिन्हें आप अपने करियर ऑप्शंस के लिए चूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको करियर इन फिजियोथेरेपी के बारे में। इसे ऑप्ट करने के बाद आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, पैरामेडिकल फील्ड में करियर की बात करें तो इस समय फिजियोथेरेपी स्ट्रीम में बढ़िया मौकों की संभावनाएं मौजूद हैं। फिटनेस को लेकर लोगों में बढ़ती जागरूकता ने इसके प्रोफेशनल्स की मांग को दिनों दिन और ज्यादा बढ़ा दिया है। साथ ही फिजियोथेरेपी को इस समय लाइलाज बीमारियों के लिए कारगर इलाज के रूप में भी देखा जा रहा है। फिजियोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, इसलिए इसकी मांग डे बाय डे जो है बढ़ती जा रही है। पोलियो, अस्थमा सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन, मांसपेशियों और हड्डियों के रोग या दूसरी क्रॉनिक बीमारियों से उबरने में फिजियोथेरेपी अहम भूमिका निभा रही है। लगभग हर मेडिकल सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट अनिवार्य रूप से शामिल किए जा रहे हैं। सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स, आर्मी जैसे फील्ड में भी बतौर फिजियोथेरेपिस्ट आप अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करूं फिजियोथेरेपी में किस तरीके के कोर्स अवेलेबल हैं इसके बारे में, तो फिजियोथेरेपी में आप डिप्लोमा, बैचलर, पीजी, एमफिल और पीएचडी तक के कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। बैचलर लेवल के कोर्सेज को बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कहते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन करीब 4.5 साल का होता है। इसमें आखिरी 6 महीने में इंटर्नशिप भी होती है। एमपीटी यानी मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये 2 साल का कोर्स है और आप समकक्ष विषय से विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। इसमें न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी,
पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोथेरेपी आदि क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन भी किया जा सकता है। शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। डाली में ये किसका हाथ करे इशारे बुलाए मुझे, डाली में ये किसका हाथ करे इशारे बुलाए मुझे। झूमती चंचल हवा छुके तन गुदगुदाए मेरा, धीरे धीरे हौले हौले कोई गीत मुझको सुनाए, प्रीत मन में जगाए, खुलेआम सपने दिखाए, दिखाए दिखाए दिखाए, खुलेआम सपने दिखाए। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। आपने ट्यून किया है 90.4 FM ज्योतिवाणी। आप बने हुए हैं मनीषा के साथ और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं करियर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में। बदलते समय के साथ स्वास्थ्य क्षेत्रों में कई नए सेक्टर भी सामने आए हैं। इन्हीं सेक्टरों में से एक है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इन्हीं सेक्टरों में से एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सेक्टर समय के साथ बड़ा होता जा रहा है। बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए हॉस्पिटलों में मैनेजमेंट का खासा ख्याल रखा जा रहा है। आपकी रुचि हेल्थ सेक्टर में है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। इस क्षेत्र में जिस प्रकार के कोर्सेज किए जाते हैं उनकी भी थोड़ी जानकारी आपको देती हूँ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए साइंस और आर्ट्स दोनों स्ट्रीम के लोग उपयुक्त हैं। कोर्सेज में विभिन्न स्ट्रीमों की मांग की जाती है। इस क्षेत्र में बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोर्सेज उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल की सुविधाओं से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं पर आपको नजर रखनी होगी। अस्पताल के प्रबंधन का ख्याल रखना होगा। वित्तीय नियोजन से लेकर कर्मचारियों की सुविधा का कार्य भी आपको करना होगा। रोजगार के जो अवसर आपको इसे करने के बाद प्राप्त होंगे वो सरकारी और निजी अस्पतालों में प्राप्त होंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों में, फिटनेस सेंटरों में, दवा कंपनियों में, हेल्थ सेक्टर की फर्मों में आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं जो हैं वो प्राप्त होंगी। शो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं करियर इन ऑप्टोमेट्री के बारे में। दोस्तों, ऑप्टोमेट्री एक उभरता हुआ करियर है जिसमें करियर की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि आप दूसरों की आंखों की रोशनी को बचाने के साथ साथ अपने करियर को संवारना चाहते हैं तो आप ऑप्टोमेट्री के कोर्स को कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप लोगों की आंखों को रोशनी तो देते ही हैं, इसके साथ ही आपको मानसिक शांति भी मिलती है। लोगों की सेवा का मौका तो मिलता ही है और साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। ऑप्टोमेट्री एक प्रकार का विज्ञान है जो मनुष्य की आंखों की प्रणाली के साथ साथ आंखों का सही परीक्षण, सही तरह से डायग्नोस और आंखों के सही इलाज से संबंधित है। ऑप्टिकल सिस्टम, ऑप्टिकल मदद, लेंसों के इस्तेमाल, रेफ्रेक्टिव एरर इत्यादि ऑप्टोमेट्री के अंतर्गत आते हैं। ऑप्टोमेट्री से संबंधित डॉक्टर ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाते हैं। ये कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं होते।
ऑप्टोमेट्रिस्ट लोगों की आंखों की असमानताओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के विजन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कुछ लोगों को दवाएं भी लिखते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट आंखों के अनुसार लेंस फैब्रिक एयर करके उन्हें नेत्र के अनुरूप तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप फिट करते हैं। एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का कार्य रोगियों के नेत्र रोगों, विजुअल लक्षणों, आंखों को प्रभावित करने वाली समस्याओं को समझकर रोगियों को उपचार के लिए विशेष विशेषज्ञ के पास भेजता है। आपको बता दें कि ऑप्टोमेट्रिस्ट को भारत में सर्जरी करने का अधिकार नहीं है। वो आंखों की सर्जरी के अतिरिक्त आंखों के सभी प्रकार के रोगों का उपचार कर सकता है। एक ऑप्टोमेट्रिस्ट आंखों की देखभाल के बारे में मरीजों को सलाह, कॉन्ट्रैक्ट लेंसों की सलाह, नेत्रों की मसल्स को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज, चश्मे का नंबर इत्यादि बता सकता है। अगर दोस्तों आपको आंखों से प्यार है और आप इस आंखों के विज्ञान के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं और इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस फील्ड के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार होंगी आपसे और भी बातें, तो रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.4 FM ज्योतिवाणी। आप सुन रहे हैं 90.4 FM ज्योतिवाणी मनीषा के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं करियर इन मेडिकल फील्ड की और इसी फील्ड में एक जो विकल्प निकल के आता है वो है करियर इन योगा का। और आप सभी तो जानते हैं कि आजकल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योगा का क्रेज जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। आप लोग तो जानते ही हैं कि आजकल YouTube पर और बहुत सी ऐसी साइट्स हैं, एप्स हैं जहां पर लोग योगा गुरुज को फॉलो कर रहे हैं और अपनी फिटनेस का खासा ख्याल रख रहे हैं। तो अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सचमुच आप फिटनेस के साथ साथ अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी उठा सकते हैं। दोस्तों योग से न सिर्फ आपका मानसिक संतुलन ठीक रहता है बल्कि कसरत, मेडिटेशन से आपकी बॉडी भी फिट रहती है। लोगों के फिट रहने की आदत ने योग में करियर की नई राहें खोल दी हैं। यही वजह है कि लोग युवा योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में अपना करियर बना रहे हैं। योग की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्राएं ही आती हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। योग बहुत ही विस्तृत विषय है। इसका क्षेत्र कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, मंत्र योग, कुंडली जागृति जैसे कई योग साधनाओं से है। अब दोस्तों अगर आप सच में योग सीखना चाहते हैं और इसी फील्ड में अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप एक अच्छे स्पीकर हो। आप में एक व्यक्ति से लेकर ग्रुप तक को अपनी बात योग के जरिए समझाने की क्षमता होनी चाहिए। और इसके अलावा आप योग टीचर बनने से पहले स्वयं भी योग के बारे में विस्तृत जानकारी रखें। तो ये चीजें सीखने के लिए आपको योगा सेक्टर में अपनी शिक्षा हासिल करनी होगी। कोर्स को करने के बाद कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से विकल्प हैं जो आपके सामने आ सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि योग एक विज्ञान है जिसे सीखने के लिए योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक की जरूरत होती है। योग शिक्षक अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। तमाम ऐसे योग शिक्षण संस्थान हैं जहां योग शिक्षक के लिए ढेरों वैकेंसी है। तो दोस्तों आप योगा में अपनी पढ़ाई करने के बाद आप शिक्षक के रूप में दूसरी जगह पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च सेक्टर, हेल्थ रिजॉर्ट्स, अस्पताल, जिम, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और हाउसिंग सोसाइटियों में भी आप अपना काम कर सकते हैं।
टेलीविजन चैनल्स पर भी योग प्रशिक्षक हायर किए जाते हैं और जानी मानी हस्तियां भी प्राइवेट योगा इंस्ट्रक्टर हायर करती हैं। योग का प्रशिक्षण हासिल करने के बाद आप योगा एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर, योगा थेरेपिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट, रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस लगाती है और इन क्लासेस को लेने वाले योगा गुरु ही होते हैं। अगर आप बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो अच्छी इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी अधिक आमदनी वाले परिवार, व्यक्ति या ग्रुप को योग करा रहे हैं तो आपकी इनकम ज्यादा होगी, लेकिन ये बात निर्भर करती है कि आप अपनी फीस कितनी तय कर पाते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में आप पार्ट टाइम के तौर पर भी पैसा कमा सकते हैं। योग शिक्षक बनने का फायदा ये भी है कि योग की क्लासेस ज्यादातर सुबह या शाम को ली जाती हैं। ऐसे में आप बीच का जो आपका टाइम बचता है उस समय में कुछ और सीख सकते हैं या अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, करियर ऑप्शंस की बात यहाँ पर चल रही है और अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ करियर इन फार्मेसी के बारे में। तो सबसे पहले तो आइए आपको ये बता दूं कि फार्मेसी है क्या। फार्मेसी का सीधा संबंध दवाई, औषधि, मेडिसिन, ड्रग आदि से है। फार्मेसी में दवाई बनाने की विधि, किस रोग के लिए कौन सी मेडिसिन है, मेडिसिन की मात्रा क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन आप साथ में ले सकते हैं या कौन कौन सी मेडिसिन साथ में नहीं लेनी चाहिए, इस तरीके के टेस्ट करना सिखाया जाता है और ये सारी चीजें फार्मेसी के अंतर्गत आती हैं। अगर आप फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं, बी फार्मा और एम फार्मा जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। आइए अब आपको बताऊं कि बी फार्मा क्या है। दोस्तों, बी फार्मा 12th के बाद किए जाने वाला 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। इस कोर्स में फार्मेसी से जुड़ी हर जानकारी जैसे दवाइयाँ बनाना, उनको टेस्ट करना आदि इस तरीके की जानकारी प्रदान की जाती है। ये कोर्स उन लोगों के लिए होता है जो मेडिसिन में रुचि रखते हैं या बायोकेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। 4 वर्ष के इस प्रोग्राम को पूरा करके फार्मेसी में बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। यदि आप भी इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। दोस्तों, बी फार्मा करने के बाद आप केमिस्ट के तौर पर जॉब कर सकते हैं। अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस मिल सकता है। फार्मासिस्ट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी विभागों में आप रिसर्च विभाग में भी काम कर सकते हैं। बी फार्मा एक स्नातक डिग्री है जो आपको हर जगह काम आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आप रिसर्च एजेंसी, हेल्थ सेंटर, मेडिकल स्टोर और मेडिसिन कंपनीज में भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, आज के शो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।